तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सबसे पहले तो हम समझेंगे, क्योंकि इसके पहले के 4 हो गए थे और ये 5वां है आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत सारे स्कूल इसे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपके अगर टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी ने दिया है तो समझना है और सॉल्व करना भी है। ठीक है, क्या बोला है इन फिगर, मतलब ये फिगर है। ठीक है, बोला है PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये PQ है और एक RS है, दो मिरर है। ठीक है, और दोनों मिरर आमने सामने ऐसे हैं। ठीक है, इधर से देखोगे तो दिखेगा, इधर से देखोगे तो दिखेगा। इस तरीके का मिरर सेट किया गया है और भी पैरेलल सेट किया गया है। अब क्या किया गया है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ। AB देखो स्ट्राइक किया PQ को एट B पर, और रिफ्लेक्टेड, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट हुआ है रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे RS पर C पॉइंट पे स्ट्राइक होके D की तरफ चला गया है। ठीक है, क्लियर, मतलब इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और आगे देख लो, और आगे इतना बताने के बाद C एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द CD हो गया, इतना बता दिया। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ये AB और ये CD पैरेलल है, ये प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो हमें जो जानकारी है उसी के बेस पे हम बता सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी हमें रखनी होती है, हालांकि आप लोगों ने शायद लाइट का चैप्टर आप में है नहीं, तो आइडिया होता, या कुछ पढ़े होगे अगर लाइट से रिलेटेड तो आपको आइडिया होगा। आइडिया क्या होता है कि जो भी रेज होता है, ध्यान से समझना, ये रेज जो होता है इस पे रिफ्लेक्ट आता है इंसिडेंट और जाता है रिफ्लेक्टेड, आता है इंसिडेंट और जाता है रिफ्लेक्ट। एक होता है नॉर्मल, ये होता है मेरा नॉर्मल, ऐसे इसमें भी नॉर्मल होता है, इसका नाम रख देंगे, कुछ भी नाम रख दो, इसका मैंने नॉर्मल n रख दिया, n1 रख दो चाहे n रख दो, इसका नाम हमने m रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पर ये नॉर्मल क्या होता है, जो आपका मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल m जो MCM जो ड्रॉ किया गया है, वो नॉर्मल क्या होता है, इस वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि जब आप देखते हो कि ये इंसिडेंट जाता है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वही एंगल रिफ्लेक्टेड होता है, I = R, ये एंगल बराबर ही होता है। वैसे इसमें भी ये I = ये R, मतलब इसको मैं 1 ले लूं और इसको मैं 2 ले लूं, इसको मैं 3 ले लूं, इसको मैं 4 ले लूं, तो मुझे ये पता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है। दूसरा, ये पॉइंट पे ये इंसिडेंट एंगल है, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है उतना ही इस पॉइंट के लिए जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो एंगल बनाएगा, मतलब ये आपस में एंगल बराबर है, ये आपस में एंगल बराबर है। अच्छा, एक चीज तो बोला था कि ये जो है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इतनी बात बोला था। अच्छा, ये जो हमने ड्रॉ किया सॉल्यूशन में, हमने क्या कर दिया, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। ठीक है, BN एंड CM, ड्रॉ BN एंड CM एज ए नॉर्मल ऑफ मिरर। ये मिरर के क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल होता परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्लियर, उस हिसाब से आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है आपस में बराबर है, ये वाला आपस में बराबर है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4 एज फॉर लाइट लॉ, या बोल सकते हो रेज लॉ बोल सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, इतना लिख दिए। अब यहां पर अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहां पर समझना है कि ये अगर PQ और RS, इफ PQ पैरेलल टू RS, तब आपको पता है, ध्यान से समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इसको रहने दो, इसकी जगह पे आप ये लिख दो, हैंस, क्या लिख सकते हो, हैंस ये जो BN है और ये जो CM है, BN पैरेलल टू CM होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो आपस में क्या हो गए,
अब यहाँ पे देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 किस कारण से होगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। बात यहाँ पर समझना होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो है वो इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। ये पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कब होगा? जब हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसके साथ बनने वाला ये एंगल और इसके साथ बनने वाला ये एंगल अगर बराबर हो जाता है, तो अल्टरनेट एंगल के अगर बराबर हो जा रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल के कारण हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। इतना तो हमने लिख दिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल जो 2 था वो एंगल 3 के बराबर है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 का मल्टीपल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। क्यों करेंगे, मैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूं क्यों करेंगे। अगर मान लो कि मैंने 2 का मल्टीपल किया तो ये और ये आपस में बराबर ही है, ठीक है। या न करके मैं ये भी तो कर सकता हूं, दोनों तरफ ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दो। एक इस तरह से भी लिख सकते थे, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अगर है तो हम ये भी तो लिख सकते थे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, हेंस ऐसे लिख सकते थे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? आपस में बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। ये इसके बराबर है 2 के और 3 जो 4 के बराबर है। और जब हमने ये लिखा BN इक्वल टू CM, देन आपको ये मिला कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, सब आपस में एंगल बराबर हो गए। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। ये हुआ, इसका मतलब से ये हो गया। और जब ये हो गया तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ये रीजन के कारण हैंस ऐसे करके लिख दोगे, या ऐसे लिख दोगे कि क्या है ये दोनों एंगल, अल्टरनेट एंगल, देन या हैंस AB पैरेलल टू CD। इतना ही करना है। अगर कोई दो लाइन है, अगर उससे कोई लाइन चार ये पास हुई है, समझो ना, बाकी सब भूल जाओ। अब ये दोनों में ये लाइन पास हुई है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर हो रहे। जब बराबर हो गए तो ये अल्टरनेट एंगल के कारण ये AB CD के इक्वल हो गया, AB पैरेलल टू CD हो गया। CD पैरेलल होगा तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लें।